हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हम 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के वीक के जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आए हफ्ते हम ऐसा करते हैं, किसी वजह से इस हफ्ते हो नहीं सके थे पॉसिबल, तो इसको हम अब कवर कर रहे हैं 22 फरवरी से 28 फरवरी। ठीक है, वैसे एवरी मंडे शाम को 7 बजे ये वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, जो हमारी ईयर बुक है जिसके अंदर जनवरी टू दिसंबर 2022 तक की सभी न्यूज कवर की गई है, उसको आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों तरीके से अब ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए फिर आपको parchamclasses.in पे अपना ऑर्डर करना होगा। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए यानी बुक आपके घर तक चाहिए तो आपको parchamstore.in पे इस ऑर्डर को प्लेस करना होगा। 28 फरवरी से ही हमारे सेकंड ऑर्डर की शिपिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी एक स्लॉट बहुत सक्सेसफुली हम बच्चों तक पहुंचा चुके हैं। सेकंड स्लॉट जो है उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। 28 फरवरी से शिपिंग शुरू हो गई थी, तो आप लोग भी अपना ऑर्डर हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम अपनी बुक जो है आप लोगों के घर तक पहुंचा दें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें और जान लेते हैं ऐप के बारे में। एसएससी जीए का एक कोर्स चल रहा है जो बिल्कुल रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, जिसके अंदर स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ कवर किया जा रहा है। पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की है और पूरा रिकॉर्डेड बैच डे 1 पे पूरा सिलेबस आपके हाथ में ये मिल जाएगा। दूसरी जो वीडियो है, दूसरा जो कोर्स है वो इकोनॉमिक्स का कोर्स है, जिसके अंदर जीरो से लेके हाई लेवल तक की सारी इकोनॉमी मैं कवर कर रही हूँ। अगर आपको दोनों ही कोर्सेज पे 10% का ऑफ चाहिए देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। अब हम देख लेते हैं एक बार कि आज की न्यूज में हमको क्या क्या समझना है। पहले ब्रीफ में समझेंगे फिर उसका कॉम्प्रिहेंड करके मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली न्यूज आज है वोस्ट्रो अकाउंट। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि प्रीवियस मंथ की वीडियो में, इवन दिसंबर की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि भारत और रशिया रूपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। ठीक है, या अपनी करेंसी को, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। उस कदमों को आगे बढ़ाते हुए, उस इनिशिएशन को लेते हुए वोस्ट्रो अकाउंट रशिया के कुछ बैंक्स ने भारत में ओपन किए हैं। क्या है वोस्ट्रो, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या फायदा है इसका, ये सारी चीजें हम यहाँ करेंगे। नेक्स्ट न्यूज यूपीआई और पे नाउ है। इंडिया का यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ से कोलैबोरेशन कर रहा है। क्या है न्यूज, उसको जानेंगे। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर इंडियन अमेरिकन, जिसका नाम है अजय बांगा, इंडियन अमेरिकन, ये नॉमिनेट हो गए हैं वर्ल्ड बैंक के हेड बनने के लिए। इलेक्ट होंगे या नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ये नॉमिनेट हो गए हैं। उसके बाद अगली जो न्यूज है दैट इज इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आईआईएफटी का 60th एनिवर्सरी मनी है। क्या है आईआईएफटी, ये हमको जानना है। देन अनुभूति इंक्लूसिव पार्क नागपुर के अंदर, ये अनुभूति इंक्लूसिव पार्क जो है महाराष्ट्र में, ये ओपन किया है। क्या है अनुभूति, दिव्यांगों के लिए क्या नया स्टेप भारत ने लिया है, उसको देखेंगे। उसके बाद ओएनजीसी ने $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है अरब के अंदर तेल की कुओं को ड्रिल करने के लिए। ओएनजीसी के बारे में हमको डिटेल में समझना है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 42 है आउट ऑफ 55 कंट्री। आईपी के बारे में जानेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। उसके बाद एफएटीएफ ने रशिया को मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया है। क्या है एफएटीएफ और क्यों रशिया को सस्पेंड कर दिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आज की सारी न्यूज है जिसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहली न्यूज पे चलते हैं जहां पे रशिया के 20 बैंक्स, आप देखें न्यूज क्या है, 20 रशियन बैंक्स हैव ओपन्ड स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स। 20 रशियन बैंक्स ने भारत के अंदर वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किए हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं, हालांकि मैंने डिटेल में बताए थे वोस्ट्रो नोस्ट्रो। अगर आप करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट पे जाओगे, यानी वीकली फाइनेंस अफेयर की प्लेलिस्ट पे जाओगे, उसकी पहली वीडियो पे अगर आप जाते हो, वहां मैंने सबसे पहली न्यूज यही कवर की हुई है, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट। एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ वोस्ट्रो अकाउंट क्या है। ये वोस्ट्रो अकाउंट, अब देखो क्या होगा, जो रशियन बैंक्स हैं, वो रशियन बैंक्स इंडिया के अंदर अपने बैंक ओपन करेंगे। मतलब इंडिया के अंदर जो रशिया है वो अपने अकाउंट्स ओपन करेगा। कहां पे, इंडिया में अपने अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, इंडिया में अपने अकाउंट ओपन करेगा। अब मान लीजिए हमने रशिया से कोई चीज ऑर्डर की, हमने वहां से पेंसिल मंगवा ली, हमने रशिया से पेंसिल मंगवा ली, नटराज की हमने पेंसिल मंगवा ली, तो हमें पेमेंट करना होगा रशियन गवर्नमेंट को।
तो हम क्या करेंगे, रशियन गवर्नमेंट को जो पेमेंट है वो रूपी में करना चाह रहे हैं हम, इसी वजह से ये कदम हमने उठाया ताकि जो रूपी है वो इंटरनेशनलाइज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो रूपी हमको देना है वो हम रशिया में ना भेज के हम क्या करेंगे, वो इस रशियन अकाउंट के अंदर वो 100 रुपीज जो है हम इसके रशियन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो अकाउंट रशिया का इंडिया में ओपन हुआ है, ये कौन सा अकाउंट होगा, ये वोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो ये रूपी के अंदर रशिया अकाउंट में आपने जमा किए हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा। कल को मान लीजिए रशिया भारत से कोई चीज ऑर्डर करता है, मान लीजिए इरेजर इसने ऑर्डर किया कि हमको भारत के रबड़ चाहिए, तो अब रशिया अपने को पेमेंट करेगा। रशिया क्या कहेगा, मैं आपको पैसा नहीं भेज रहा, ऐसा करना जो मेरे अकाउंट में तुमने ऑलरेडी पैसा डाला है उसी में से कट कर लेना। तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड है उसके ऊपर डॉलर की डिपेंडेंसी नहीं रही है, मतलब आपने डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे हो, आपने अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर ये ट्रेड कर लिया। जब आपने रशिया से कोई सामान मंगवाया तो रशियन अकाउंट के अंदर आपने इंडियन रूपी के अंदर वो पैसा पेमेंट कर दिया, और जब रशिया आपसे कुछ मंगवा रहा है तो उसके पैसे भी जो है वो आप इसी अकाउंट से कट कर लेते हो। ठीक है, मान लीजिए उसने 60 रुपीज के इरेजर मंगवा लिए थे, तो आप क्या करोगे, उसके खाते से 60 रुपीज निकाल लोगे और 40 रुपए रशियन अकाउंट में बच जाएंगे। तो जो ये अकाउंट बना इसको हम क्या कहेंगे, वोस्ट्रो अकाउंट। ऐसे रशिया के 20 बैंक्स हैं जिन्होंने भारत के साथ बैंक्स को, मतलब इन अकाउंट्स को ओपन किया है, भारत के बैंकों के अंदर इन अकाउंट्स को ओपन किया है। ऐसे 20 बैंक्स हैं। ठीक है, ऐसे 20 बैंक्स हैं। तो हमने ये न्यूज समझ ली है, एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि 20 रशियन बैंक्स ने स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट भारत के अंदर ओपन कर दिए हैं। इससे होगा क्या, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इनवॉइसिंग, एक्सचेंज रेट और सेटलमेंट। जो इनवॉइसिंग है, मतलब ये क्या कह रहा है, जो इनवॉइस प्रिपेयर होगा, ठीक है, जितना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा, वो जो इनवॉइस बनेगा उसका डिनोमिनेशन क्या होगा, जो इनवॉइस होगा वो कौन सी करेंसी में बनेगा, वो इनवॉइस जो है इंडियन रूपी में बनेगा। पहली चीज ये। जो एक्सचेंज रेट होगा, मतलब कि जो रूपी और रूबल कहाँ की है, रशिया की, रूपी और रूबल के बीच में क्या रेट चलेगा, भाई 1 रुपी बराबर कितना रूबल, 1 रूबल बराबर कितना रूपी। ठीक है, जो एक्सचेंज रेट चलेगा ये मार्केट ओन्ड होगा, मतलब मार्केट डिटरमाइन करेगी इसको, भारत या रशिया डिटरमाइन नहीं करेगा। जैसे अभी तक डिटरमाइन होता रहा है वैसे ही डिटरमाइन होता रहेगा। तीसरा क्या कह रहा है, जो फाइनल सेटलमेंट होगा। अब फाइनल सेटलमेंट हो गया, भाई तुझे मेरे इतने रुपए देने हैं या तुझे मेरे इतने रूबल देने हैं, तो वो जो फाइनल सेटलमेंट होगा फाइनली वो कौन सी करेंसी में होगा, वो इंडियन नेशनल रूपी में होगा। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर ये 3 बातें पहले ही है कि इनवॉइस जो प्रिपेयर होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो INR यानी इंडियन रूपी में होगा। दूसरी चीज, जो एक्सचेंज रेट होगा वो मार्केट डिसाइड करेगी, और जितना भी फाइनल सेटलमेंट होगा वो रूपी में ही होगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से बैंक्स जो है ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कौन कौन के देश भारत के साथ ऐसी डील कर सकते हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन कंट्री के नाम FATF की लिस्ट के अंदर है, किसी ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में है। आज हम ये भी समझेंगे FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट क्या कहती है। जिस भी कंट्री का नाम FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट के अंदर है, आप उस कंट्री के खाते अपने देश में नहीं खोलोगे। जैसे रशिया का नाम FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में नहीं है, ठीक है, ग्रे या ब्लैक लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान का नाम है ग्रे लिस्ट में, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि FATF की किसी रिस्की लिस्ट के अंदर तो उस देश का नाम ना हो, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपको ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा, आपको एपेक्स बैंक रेगुलेटर से ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और क्या कह रहा है, जो ऑथोराइज्ड बैंक है वो मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकता है सेम कंट्री के साथ। मान लीजिए रशिया के अंदर, मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको, भाई रशिया के अंदर मान लीजिए A बैंक है, B बैंक है, C बैंक है, D बैंक है, 4 बैंक है। इंडिया जो है इन रशियन बैंक्स के मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बैंक एक ही अकाउंट ओपन करेगा, मल्टीपल बैंक्स के साथ आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात है जो पेपर में पूछी जा सकती है। पर्पस क्या है, हमने ऐसा क्यों किया। एक तो हमको फॉरेक्स का डिमांड रिड्यूस हो जाएगा, हमको जो एक करेंसी एक्सचेंज करवाना पड़ता है ना उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी।
दूसरा, जो एक्सटर्नल शॉक, हमको जो डर लगा रहता है कि हाय रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, कहीं हमारे एक्सचेंज रेट पे तो प्रभाव नहीं पड़ा, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, हमारे एक्सचेंज रेट पे तो प्रभाव नहीं पड़ा, जो एक्सटर्नल शॉक्स का डर हमें लगा रहता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम रूपी में ही ट्रेड कर रहे हैं। तीसरा, रूपी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी, इंटरनेशनलाइज हो जाएगा रूपी, ठीक है, जैसे डॉलर हो गया है। ट्रेड विद सैंक्शंस कंट्री, जिन कंट्रीज के साथ यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जैसे रशिया के साथ यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं कि आप रशिया के साथ ट्रेड नहीं करोगे, लेकिन वर्चुअल तरीके से हमने ट्रेड किया भी तो अपनी करेंसी में किया है, ट्रेड भी कर लिया और अपनी करेंसी में किया, यानी कि हम सैंक्शनड कंट्री के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके के खातों को खोल के। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट न्यूज क्या है? यूपीआई एंड पे नाउ। जैसे भारत के अंदर यूपीआई है, यूपीआई क्या होता है स्टूडेंट्स? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पहले इसको समझो क्या है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहले आपको क्या करना पड़ता था? पहले भी पेटीएम थे, पहले भी गूगल पे था, पहले भी फोन पे था। पहले प्रॉब्लम क्या था? जैसे फोन पे है तो फोन पे के पैसे ना फोन पे में ही जाएंगे। पहले क्या था? फोन पे का पैसा फोन पे में ही जाएगा। हम क्या पूछते थे कि तेरे पास फोन पे है क्या? आप कहते थे नहीं नहीं मेरे पास तो पेटीएम है, ना ना मेरे पास तो गूगल पे है। यानी कि एक ऐप से उसी सेम ऐप में पैसा जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते थे? इंटर ऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। इंटर ऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सैमसंग के एसी का जो रिमोट है वो एलजी में नहीं चलेगा, एलजी के एसी का रिमोट जो है वो किसी लॉयड में नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस कंपनी की ही चीज का जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है वो उसी में। जैसे आप देखोगे जो ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं, आईफोन के ब्लूटूथ डिवाइस आईफोन में ही चलते हैं, किसी और फोन में नहीं चलते हैं। इसी तरीके से फोन पे का पैसा फोन पे में ही जाएगा, पेटीएम का पैसा पेटीएम में ही जाएगा। एक तो ये समस्या थी। दूसरी क्या समस्या थी? मान लीजिए मेरा बैंक है एसबीआई में, मुझे किसी को पैसा ट्रांसफर करना है एक्सिस बैंक में, तो क्या करना पड़ता था? मुझे मेरे एसबीआई से पैसे निकाल के और फोन पे के वॉलेट में जमा करने पड़ते थे, फोन पे के वॉलेट में जमा करने पड़ते थे, ठीक है। एसबीआई से पैसा जो है वो इस वॉलेट में चला जाएगा, मतलब जो एसबीआई में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिलना हो गया बंद, ठीक है। और ये जो पैसे हैं ये एक्सिस बैंक में नहीं जाएंगे, ये फोन पे के वॉलेट में ही जाएंगे, ठीक है। अब यहां से फिर वॉलेट में एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो ये प्रोसेस चलता था। लेकिन जब से ये यूपीआई आया है, यूपीआई क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिहाफ पे, मतलब ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका यूज करके सभी एप्स बनने लगी है। यूपीआई का यूज करके सभी ऐप बनेंगी, मतलब कि अब इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या नहीं है, अब आपकी जड़ एक ही है यूपीआई, ठीक है। आप क्या कहते हो? यूपीआई आईडी दे दे, मतलब वो ऐसी है जहां पे आपकी इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या खत्म हो गई। गूगल पे हर जगह चलेगा, वो आपने ऐड भी देखी होगी ना, तू खा छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है। मतलब अब आपको ये नहीं पूछना है कि तेरे पास कौन सा ऐप है, तुम्हारे पास ऑनलाइन कुछ भी है, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। यूपीआई आने से इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या खत्म हो गई। दूसरा, अब आपको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करोगे। इससे फायदा क्या हो जाएगा? आपको आपका पैसा बैंक से वॉलेट में नहीं डालना है, अलग से वॉलेट क्रिएट नहीं करना है। अब आप बैठे बैठे इंटरेस्ट खा सकते हैं, बैंक का पैसा आपको वॉलेट में शिफ्ट नहीं करना है। वॉलेट में जैसे ही पैसा डालते थे इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना उस पैसे का जितना आपने वॉलेट में डाल दिया, अब आपका पैसा बैंक में ही रहेगा और बैंक टू बैंक आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। तो यूपीआई आने से और भी बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है। यूपीआई है क्या? इजी मनी ट्रांसफर के लिए एक एप्लीकेशन हो गई है। इजी मनी ट्रांसफर के लिए एक सॉफ्टवेयर में कह दूंगी, ठीक है, जिसके बिहाफ पे, जिसके आधार पे सारी एप्स जो है वो बनाई गई है। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर क्या है? सिंगापुर के अंदर है पे नाउ। तो अभी तक तो देखो क्या होता था, भारत से सिंगापुर या सिंगापुर से भारत पैसा भेजना है तो कुछ समय लगता था, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू पैसा जाता आता था जिसमें कुछ समय लगता था। अब क्या होगा? जिस तरीके से आप भारत में बैठ के किसी को गूगल पे या फोन पे कर रहे हैं, अब सिंगापुर में हमारा कोई इंडियन बच्चा बैठा है, उसको अपनी फैमिली को पैसा भेजना है तो बिल्कुल उसी तरीके से वो वहां से भी भेज सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो वहां से भी पैसा जो है वो भेज सकता है, ठीक है। क्योंकि अब पे नाउ और यूपीआई दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो गया है कि भारत का यूपीआई सिंगापुर में भी चलेगा और सिंगापुर का यूपीआई भारत में भी चलेगा। सिंगापुर वो पहला देश था जिसने भारत के यूपीआई को परमिशन दिया था। देखिए यूपीआई, और जिससे रेमिटेंस फास्टर हो जाएगा। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी नौकरी दुबई में लग गई,
मेरी फैमिली इंडिया में है, मैं मेरी नौकरी का एक हिस्सा, मेरी सैलरी का एक हिस्सा अपनी फैमिली को दूंगी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो रेमिटेंस कहलाएगा। और इंडिया रेमिटेंस में नंबर 1 देश है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। तो क्या होता है, ये रेमिटेंस दो देशों के बीच में पहुंचाने के लिए यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने एक कोलैबोरेशन, एक इंटीग्रेशन बना लिया है, ठीक है। सिंगापुर पहला देश बन गया है जिसने क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी भारत के साथ की है। क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन, P2P मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को भेज सकता है। सरकारें तो भेज रही थी, फर्म्स तो भेज रही थी दूसरे देशों के साथ भी, बट पर्सन टू पर्सन पहली बार हुआ है कि सिंगापुर ने आपको परमिशन दिया है, ठीक है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा फीचर बन गया है जहां पे यूपीआई और पे नाउ आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। यूपीआई क्या है मैंने बता दिया, पे नाउ क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, एक तो दोनों के रिलेशंस अच्छे होंगे, रेमिटेंस इजी भेज सकते हो, और फास्टर कनेक्टिविटी दो देशों के बीच में बन जाएगी, और कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा। फंड जो ट्रांसफर कर रहे हो पैसा वैसा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, कॉस्ट एफिशिएंट लगेगा, ठीक है। जो कॉस्ट है रेमिटेंस को सेंड करने का वो कम हो जाएगा, तो ये सब इसके फायदे होंगे। अगली न्यूज क्या है, वर्ल्ड बैंक की न्यूज है कि इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंडिया में पैदा हुआ है, अमेरिका में बिजनेस है, अमेरिका के अंदर रह रहा था, क्या नाम है, अजय बांगा। कहते हैं ना भारतीय मूल का व्यक्ति, तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अजय बांगा, और इनको वर्ल्ड बैंक यूएस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर लिया। यूएस प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड बैंक का हेड बनाने के लिए नॉमिनेट किया है, नॉट इलेक्ट, नॉमिनेट किया है। इलेक्ट होंगे तो ये वो पहले व्यक्ति होंगे, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के हेड रह चुके होंगे। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के हेड रह चुके होंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो अब देखेंगे कंफर्म होता है नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो 1944 में बनी थी। ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है यूएस के अंदर, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस इन यूएस, हैम्पशायर शहर के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी में ये एक जगह है ब्रेटन वुड। वहां पे बैठ के डिसीजन लिया गया था कि वर्ल्ड बैंक बनाएंगे। 1944 में ये क्रिएट होती है। पहले इसका नाम IBRD था, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। आईएमएफ के साथ ही इसको बनाया था, यानी वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर, क्योंकि एक ही मीटिंग में एक ही साथ ये बनी है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है यूएन का एक स्पेशल एजेंसी भी है। ये इसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 है उसकी बात करेंगे। अभी इसमें 189 मेंबर है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है, ठीक है। मेजर रिपोर्ट कौन कौन सी देता है ये, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब देना बंद कर दिया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या है, आपको नाम से समझ आ रहा है, रिकंस्ट्रक्ट करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन भी देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको डेवलप करना, इसका काम था। IBRD एक बॉडी है, एक एजेंसी है जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है, ये लोन देता है इजी किश्तों पे, ठीक है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है डेवलप करने के लिए किसी देश को। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी फाइनेंस में मदद करता है दूसरे देशों की। फिर है मीगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, जिन देशों के अंदर वॉर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जहां पे किसी भी तरीके का सिविल वॉर चलता रहता है या किसी भी तरीके का वॉर चलता रहता है, उन देशों के अंदर कोई भी नहीं चाहेगा कि हम फैक्ट्री लगाएं। अब आपको कोई कहे कि यूक्रेन में तुम अपनी इंडस्ट्री लगा दो, तुम लगाओगे क्या? आप कहोगे नहीं नहीं मैडम, क्या पता कब रशिया जो है उड़ा दे मिसाइल गिरा के। तो हर देश डरता है, तो उन देशों का डेवलपमेंट कैसे होगा? वर्ल्ड बैंक कहता है कि तुम लोग काम करो और हम जो है क्या करेंगे, हम आपको सेव करेंगे, हम आपको इंश्योरेंस देंगे, ठीक है। तो मीगा क्या करता है, मीगा मल्टीलेटरल गारंटी लेता है कि आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट। भारत इस 5वीं बॉडी का मेंबर नहीं है। ये बॉडी कैसी है, जो जब दो देशों के बीच में, दो मेंबर कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको रिजोल्व करता है। पर भारत क्या करता है, बायलैटरल ट्रेड डिस्प्यूट के भारत ने बहुत सारे कदम उठा रखे हैं। किसी देश के साथ लड़ाई हो जाए तो हम बायलैटरली ही उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत ICSID का मेंबर नहीं है, बाकी इन चारों बॉडी का भारत भी मेंबर है और वर्ल्ड बैंक का भी भारत मेंबर है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है IIFT,
IIFT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसकी 60th एनिवर्सरी बनी तो बहुत ज्यादा शास्त्रीय संगीत वहां पे गाया गया, जिसकी वजह से न्यूज बन गया। हमको तो IIFT के बारे में जानना है। ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी स्टेटस जो है वो 2002 में मिला है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1963 में बनी ही। ऑटोनोमस मतलब अपने डिसीजन खुद लेती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर को प्रमोट करना, पॉलिसीज बनाना, स्किल बिल्डिंग करना लोगों में कि आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को कैसे डेवलप करोगे। इवन जो सिविल सर्विसेज के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग लेते हैं, ये एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिलवाई जाती है सिविल सर्वेंट्स को। इसको यूनिवर्सिटी स्टेटस 2002 में मिला और सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह भी ये काम करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। अनुभूति नाम रखने के पीछे एक खास वजह है। अनुभूति इंक्लूसिव पार्क क्या है? महाराष्ट्र नागपुर के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है अनुभूति पार्क का, जो दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिसेबल लोगों का पार्क होगा। इसके अंदर हर तरीके की वो एक्सेसिबिलिटी होगी जो दिव्यांग लोगों की जिंदगी को और ज्यादा सुगम बनाएगा। ये दुनिया का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क बनेगा महाराष्ट्र नागपुर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है? इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना। उनको एक्सक्लूड नहीं करना है सोसाइटी से कि ये तो डिसेबल है, ये तो दिव्यांग है। डिसेबल्स लोगों को, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको एक्सक्लूड नहीं करना, सोसाइटी को ज्यादा इंक्लूसिव बनाना, ताकि वो लोग भी हर तरीके की एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो ये काम प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं और इसको नाम क्या दिया है? अनुभूति दिव्यांग पार्क, क्योंकि हम उनको सिंपैथी नहीं देना चाहते हैं। वो स्पेशल लोग हैं, कुछ कमी नहीं है उनमें, भगवान ने उनको एक स्पेशल कैरेक्टर की तरह धरती पे भेजा है, वो स्पेशल लोग हैं। तो सिंपैथी किस चीज की? सिंपैथी नहीं दे रहे, बल्कि हम तो एम्पैथी दे रहे हैं। अपनी एम्पैथी को शो करने के लिए हमने नाम क्या दिया? अनुभूति। तुम अनुभव करो, तुम नए नए एक्सपीरियंसेस करो, अनुभूति करो, तुमको फील कैसा हुआ। ठीक है, तो अनुभूति दिव्यांग पार्क जो है वो इसलिए इसको नाम दिया है। ठीक है, जिसके अंदर 21 तरीके की डिसेबिलिटीज का ध्यान रखा गया है। ठीक है, जिसके अंदर टच, स्मेल गार्डन, हाइड्रोथेरेपी, वाटर थेरेपी, इंडिपेंडेंट रूम फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन एंड मदर्स, ये सारी फैसिलिटीज उस पार्क के अंदर होंगी। मिनिस्टर ने क्या कहा है कि हम ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इस तरीके की उन लोगों की डिग्निटी बढ़ाने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। तो कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ये हम लोगों ने दिव्यांग पार्क यानी कि अनुभूति पार्क बनाया है। नेक्स्ट न्यूज है ONGC की। ONGC ने अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर $2 बिलियन रुपया इन्वेस्ट किया है ताकि वहां पे जमीन के नीचे तेल के कुओं को ड्रिल कर सके। ठीक है, ONGC के बारे में जानना है। न्यूज तो छोटी सी थी, पेपर में ज्यादा जरूरी भी नहीं है, लेकिन ONGC काफी जरूरी है। ONGC का पूरा नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनी है। पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर इसकी नींव रखी गई थी 1955 में। उस समय इसका नाम था ऑयल एंड गैस डिवीजन। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ये आती थी। 14 अगस्त 1956 को ये कहा गया कि इसका नाम ऑयल एंड गैस डिवीजन से हटा के हम क्या रख रहे हैं? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। 1956 में इसका रीनेम किया गया और 1994 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ने इसका नाम कॉर्पोरेशन, ये शब्द कॉर्पोरेशन ऐड कर दिया, कमीशन हटा के इसका नाम कॉर्पोरेशन रख दिया 1994 में। ठीक है, 1997 में इसको नवरत्ना स्टेटस मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन 2010 में इसका स्टेटस महारत्ना हो गया। मतलब ये एक बिग कंट्री बन गई, महारत्ना स्टेटस है आज के दिन ONGC का। 2010 में इसको ये महारत्ना स्टेटस मिला था। आपको पता है भारत के अंदर रत्ना स्टेटस दिया जाता है, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, अकॉर्डिंग टू देयर 3 साल का रेवेन्यू कितना है, 3 साल का प्रॉफिट कितना है, उनकी लायबिलिटी कितनी है, उनके पास कैपिटल कितना है, कितना एसेट है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टेटस दिए जाते हैं। तो महारत्ना जो है वो सबसे लार्ज, सबसे बड़ी कंपनीज को दिया जाता है। तो ONGC को भी महारत्ना स्टेटस मिला है 2010 में। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इसने किया है गैस के आउटपुट के लिए। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, IP इंडेक्स। भारत का रैंक है 42 आउट ऑफ 55 नेशन। ये क्या बताता है कि कितने देश ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो नए नए पेटेंट्स बना रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? बौद्धिक,
क्रिएटिविटी, आपके दिमाग की क्षमता, ठीक है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब हमारी बौद्धिक संपदा, हमारी बौद्धिक संपत्ति, ठीक है, हमारा दिमाग क्रिएटिव कितना है। मैंने कोई नया गाना बना दिया, उस पर मैं अपना कॉपीराइट ले लूंगी, मेरा मेरा कुछ यूनिक आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, मैं उस पर पेटेंट ले लूंगी। मैंने कोई नई दवाई बना दी, मतलब मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल है ना जो काम कर रहा है, तो नाम क्या दे दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कौन देश कितने पेटेंट ले रहा है, कितने कॉपीराइट ले रहा है, कितने डिजाइन्स बना रहा है, कितने ट्रेड सीक्रेट्स ले रहा है, कितने ट्रेडमार्क बना रहा है, इन सब चीजों के बिहाफ पे हम, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर देश को रैंक मिलता है। भारत का रैंक 42 है आउट ऑफ 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज। ठीक है, तो यूएस ने टॉप किया है, उसके बाद यूके है, उसके बाद फ्रांस है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रखना है, भारत 42 पे है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क के अंदर 50 यूनिक इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, जिसमें ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि आईपी क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में और बता रहा है ये कि माइंड का क्रिएशन होता है। आप कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हो, आपने कोई सिंबल बना दिया, आपने कोई इमेज बना दिया जिसको कॉमर्स में यानी व्यापार में यूज कर रहा है, आपने कोई लिटरेरी काम किया है, कोई बुक वगैरह लिखी है, तो उसके ऊपर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक हक हो जाता है, आपका राइट हो जाता है कि कोई और उसको यूज नहीं करेगा। ये जो राइट है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर के आर्टिकल 27 के अंदर लिखे हुए हैं, और उसी के ही अकॉर्डिंग आपको ये राइट्स जो है वो मिलते हैं, आपको पेटेंट मिलता है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इसने यूक्रेन में इलीगल इन्वेजन किया है, ऐसा एफएटीएफ मानता है। एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अलग अलग देश की सरकारें मिलती है। ठीक है, 1989 में इसको बनाया था। किसने बनाया था, G7 कंट्रीज ने, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने, जिसको पहले G8 कहते थे, अभी G7 हो गया है। G7 कंट्रीज ने इसको बनाया था। काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को स्टॉप करना। मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, ठीक है, और टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करना, और मॉनिटर करना कि कौन देश टेरर के अंदर फाइनेंस कर रहा है, कौन देश मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, उनको मॉनिटर करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसी पॉलिसीज को डेवलप एंड प्रमोट करना जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जिससे प्रोटेक्ट होगा, ठीक है, जहां पे जितने भी खतरे हैं फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, उन खतरों को हमें रोकना है। तो ये अलग अलग तरीके की लिस्ट बना देता है। ठीक है, आप देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है, और इसके 39 मेंबर हैं, 39 मेंबर हैं। यूएस, इंडिया, चाइना, सऊदी, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बड़े बड़े देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, एफएटीएफ ने 40 रिकमेंडेशंस दी थी, 40 पॉलिसीज, 40 रिकमेंडेशन दी थी कि आप किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को कम कर सकते हो, आप किस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकते हो। ठीक है, ये वार्निंग देता है देशों को कि आप ऐसा ना करें, और लिस्ट बना देता है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। जिसका नाम ग्रे लिस्ट में है उसको वार्न किया है, और ब्लैक लिस्ट वाले को तो उड़ा ही दिया है। ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट समझते हैं पहले। ब्लैक लिस्ट क्या होगा, ऐसे देशों के नाम है यहाँ जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है, जो कोऑपरेट नहीं कर रही है, जो सहयोग नहीं कर रही है, ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसके अंदर मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज ये देश प्रमोट कर रहे हैं जिससे टेरर बढ़ेगा, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी। भारत बार बार कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन ब्लैक लिस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट क्या होता है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होती हैं जो टेरर फाइनेंसिंग को प्रमोट कर रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रही है। और ग्रे लिस्ट में कौन से देश आएंगे, उन देशों का नाम ग्रे लिस्ट में होगा जहां पे टेररिज्म खुद को सेफ हेवन में समझता है, मतलब वो लोग टेररिज्म पे स्टेप नहीं ले रहे हैं, इन्होंने खुद किया नहीं है, खुद नहीं किया इन देशों ने। ब्लैक लिस्ट वाले तो खुद प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट वाले खुद प्रमोट नहीं कर रहे, बट जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको कुछ कह भी नहीं रहे हैं। ठीक है, वो देश होंगे ग्रे लिस्ट के अंदर। तो जिन देशों का नाम ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में हो जाता है, देखो कौन कौन से देश हैं जो ग्रे लिस्ट में 2022 के अकॉर्डिंग, नॉर्थ कोरिया को तो ब्लैक लिस्ट कर दिया, ईरान को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। 12 कंट्रीज हैं जिनका नाम ग्रे लिस्ट में है, बहमास, बोत्सवाना, कंबोडिया, इथियोपिया, घाना, पाकिस्तान, पनामा, श्रीलंका, सीरिया, टोबैगो, ट्यूनीशिया, यमन, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 12 देश हैं जो ग्रे लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया और ईरान ब्लैक लिस्ट में है 2022 के अनुसार।
ठीक, क्या फर्क पड़ेगा अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ गया? एक तो आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे सैंक्शंस लग जाएंगे, वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, आपके व्यापार को रोक दिया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में रिडक्शन हो जाएगा, इंटरनेशनली आपका बॉयकॉट कर दिया जाएगा, और प्रॉब्लम होगी लोन वगैरह मिलने में। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसे देश जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं से आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आज का जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? FATF का हेडक्वार्टर आपको बताना है, किस जगह पे FATF का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये बताना है अनुभूति पार्क जो है वो कहाँ बना है? अनुभूति पार्क जो है वो कहाँ बना है? तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो हमारा IIFT है, इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको मदद मिल रही है न्यूज को कवर करने में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।